Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. Jai Hind. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हम बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन डीपीपी 2 के कुछ क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। ठीक है, अब बेटा ये आपकी जो क्लास चलेगी वो अब इसके बाद 26 को चलेगी। ठीक है, इधर 2-3 दिन क्योंकि कोई है नहीं अवेलेबल, फिर क्लास लेना मुश्किल है। ठीक है, सब लोग अपने घर चले गए हैं छुट्टियां मनाने त्यौहार की, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा 22-23-24। ऐसे तो मैं सोचा था कि ले पाऊँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है ये। तो ये 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं चलेगी, 23, 24, 25। तो आप सब लोग टेलीग्राम पर ऐड हो, तो मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर सब लोग एडेड हो। जो नया अभी आपको डिस्कशन के लिए दिया गया था टेलीग्राम, उसमें रात को मैंने देखा होगा कि मैंने एक डीपीपी भी डाली है। तो मैं कनेक्टेड रहूंगा उसमें, जो भी मेरे से हो पाएगा इतने दिनों में मैं आपके लिए करूंगा। मैं पहले से वादा कुछ नहीं कर रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, बस जो भी होगा वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, अब ठीक है, थोड़ा मतलब कई बार ऐसा लगता खराब है, लेकिन फिलहाल ऑफिशियली ठीक ही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए, फिर 2-3 दिन त्यौहार भी हो गया तो चलो उसमें थोड़ा और रेस्ट मिल जाएगा मुझे। लेकिन इतना याद रखिएगा कि 26 से लेकर 10 नवंबर तक, ठीक है, 26 से लेकर 10 नवंबर तक आपकी काफी क्लासेस होगी। मेरी ड्यूरेशन काफी बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि आगे दिवाली भी है और यही थोड़ा सा चिंता का विषय है। और मैं 11 तारीख से 21 तारीख तक अवेलेबल नहीं हूं, ठीक है, दिवाली में। तो इस वजह से तो इस 26 से आप 10 नवंबर के बीच में, क्योंकि हम कम से कम काफी चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे, कम से कम 4 चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे, 4 से 5 चैप्टर। ओके, वो 14 से 15 दिनों में। ओके, फिर आपके पास ऐसा रहेगा कि लगभग देखो, मतलब आप, मेरा टारगेट है कि कम से कम सीक्वेंस, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, बाइनोमियल, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है, परमुटेशन, ठीक है, और इतने तो देखो, बात सिलेबस की नहीं होती है, बात ये होती है कि हमारे पास यदि 7 महीने, देखो सिलेबस तो मैंने 3 महीने में भी करा दिया था, लेकिन यार फिर वही बात है ना कि यदि हमारे पास ज्यादा समय मिला है तो क्या हम इधर मटर गश्ती करके, क्या फिर वही 3 महीने में ही हम यदि सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर इतना ज्यादा समय का मतलब क्या रह जाता है? ज्यादा समय का मतलब तो ये हुआ ना कि हम उन 3 महीने में क्योंकि बोझ ज्यादा हो जाता है, तो क्योंकि ज्यादा समय रहेगा तो हमारे पास एक दिन में बोझ कम पड़ेगा। लेकिन हम यदि डिले करते करते चीजों को चलेंगे और फिर आखिरी के वही 3 महीने में फिर से हमारे पास 15 से 20-25 चैप्टर रह जाएंगे, तो फिर फायदा क्या रह गया ज्यादा समय मिलने का? फिर तो बर्डन तो उतना ही आ गया हमारे पास। तो बर्डन को मैं डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, इसीलिए मेरी पूरी कोशिश है, ठीक है, कि विथ प्रैक्टिस, ठीक है, कम से कम इसके साथ एक और प्लस चैप्टर, एक और +1 चैप्टर मैं आपको दिवाली से जाने से पहले मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि आपके पास दिवाली के समय, एक दिन दिवाली को छोड़ दीजिए तो बाकी दिन समय मिलेगा। मेरी बात मानिएगा प्लीज, जितने भी चैप्टर्स हो जाए इतने की मैं आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस और ये सब चीजें करा दूंगा बेटा, +1 चैप्टर और जोड़कर। कि दिवाली
में जाते जाते आपके पास वो जो समय मिलेगा एक हफ्ते का, वो आपके पास वो रिवीजन का समय मिल जाएगा, जिसके बाद आपका क्या होगा ना, इतने चैप्टर जब स्ट्रांग हो जाएंगे ना आपके, और दिवाली के बाद जब आओगे तो आपके पास थोड़ी सी फ्रीडम रहेगी। जैसे होता नहीं है कि जब रन रेट बढ़िया चलता है तो फिर आदमी फ्रीडम से काम करता है, और जब रन रेट स्लो हो जाता है ना तो फिर वो डर होता है मैच में। वैसे ही यहां पर क्या करना है, दिवाली से पहले इससे +1 चैप्टर और कोई और +1, इतने चैप्टर जब स्ट्रांग हो जाएंगे और दिवाली की जो छुट्टियां रहेंगी उसमें हम क्या करेंगे कि मैं नहीं, आप इन सारे चैप्टर को स्ट्रांग कर लोगे। तो जब फाइनली अब दिवाली के बाद आओगे 21-22 नवंबर को, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास लगेगा कि यार इतना तो चैप्टर हमारे कट ऑफ तक तो इतना चैप्टर है ही है, मतलब इतना हमारा स्ट्रांग हो चुका है। अब हमारे पास नवंबर रहेगा 10 दिन के समय, दिसंबर रहेगा, जनवरी रहेगा, फरवरी, तो अब हमारे पास ना कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन क्या किया, मान लो मैंने करवा दिया, आप दिवाली की छुट्टियां पूरी बर्बाद कर दी, तो वो जो समय है ना उसको यूटिलाइज करके इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो ये उद्देश्य है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं बाइनोमियल शुरू करता हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा DPP 2 के। आप टेलीग्राम से कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, जो भी करूंगा मैं बता दूंगा आपको उसमें। हाँ, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो बेटा। DPP 2 के साथ मुझे पता चला कि DPP 2 के आंसर नहीं है, ठीक है। मैंने DPP दी तो थी, इस पर आंसर थे नहीं उसमें, मैंने आज देखा, मुझे लगा था आंसर की है उसमें, पर है नहीं। कुछ क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा DPP के, जैसे ये वाले, ओके। तो अभी मैं आपको बाइनोमियल थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम में आपको पहले कुछ चीजें जाननी जरूरी है। इतना कट ऑफ के लिए काफी है, लेकिन यार हम इतने से नहीं हो सकता ना बेटा, ठीक है। अब मैं आपको हमेशा ना क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई एक टीम में खराब बॉलर है, आपने सोचा कि यार मैं उसी के खिलाफ रन बनाकर अपना एवरेज मेंटेन कर दूंगा। मान लो उसने अच्छी बॉलिंग कर दी, तो आपकी तैयारी दूसरे के लिए तो है ही नहीं, ठीक है। आपने क्या किया, उसके लिए तैयार करके गए थे, इसको पीटूंगा मैं और रन बना लूंगा। अब मान लो उसने अच्छी बॉलिंग कर दी, मतलब इन चैप्टर से यदि कठिन क्वेश्चन आ गए और आप कर नहीं पाए, तो फिर तो बाकी तो आप तैयार करके नहीं गए होगे। इसीलिए ऐसा मत सोचो कि बस इतने सही हो जाएगा, ये मत सोचना बस। तो बाइनोमियल थ्योरम जानने से पहले आपको कई चीजें जाननी पड़ेंगी। वो ये है कि एनसीआर क्या होता है, ठीक है। और उसके पहले आपको फैक्टोरियल जानना है थोड़ा सा। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल, ठीक है, ओके। देखिए, जैसे n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 n। फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया, ठीक है। n फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 n, इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ। अब बेटा वो जो आप PDF मांग रहे हो ना, वो नहीं मिल पाएगी क्योंकि इस समय अवेलेबल कोई नहीं है यहां पर, ठीक है। जो आप रैंक वाली PDF मांग रहे हो वो मिल नहीं पाएगी क्योंकि कोई अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, कोई अवेलेबल नहीं है, और कर से तो और भी कोई अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो हम इस समय क्लास ले रहे हैं वो पटना से मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पर दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इवन आप सोचिए, कल के दिन तो मैं घर पे जाने में मुझे रास्ते में प्रॉब्लम हल्की फुल्की हो रही थी, ठीक है। कई जगहों से तो मुझे बीच से आना पड़ा क्योंकि वहां रोड ही ब्लॉक हो गया था, ठीक है। तो यहाँ काफी, अब आप हो सके यूपी में देखोगे तो वहां के दृष्टिकोण से देखोगे तो शायद इतना ज्यादा नहीं क्रेज रहता है जितना यहां पे रहता है। मैं कंपेयर कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि होता नहीं है,
ठीक है। लेकिन होता ना कुछ जगहों का स्पेशल होता है, जैसे आप बंगाल में जाओगे तो दुर्गा पूजा बहुत बेहतर से मनाया जाता है, वैसे हमारे यहाँ बिहार में भी, ठीक है, उतनी ही लगभग धूमधाम से मनाया जाता है। तो जहां पर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है वहां माहौल थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। और जैसे आप यदि महाराष्ट्र साइड जाओगे तो वहां गणेश जी की पूजा भी बड़ी धूमधाम से करी जाती है, जबकि हमारे यहाँ देखोगे शायद गणेश जी की पूजा के लिए शायद छुट्टियां भी ना होती हों इतना ज्यादा शायद, लेकिन वहां वहां कई दिनों की छुट्टियां होती हैं। तो एक स्पेशल त्योहार होते हैं। वैसे ही यहाँ बिहार में हमारे यहाँ काफी धूमधाम से मनाया जाता है, इसीलिए आपको ये 2-3 दिन की छुट्टियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं, क्योंकि काफी धूमधाम से मनाया जाता है। अब हो सकता हो यहीं पर आप किसी और स्टेट में रहते तो शायद उतना नहीं मिलता, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे बंगाल में आप जाओगे, पश्चिम बंगाल में, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा ही माहौल होता है। तो आदमी हर त्योहार मनाता है, लेकिन कुछ त्योहार क्या होता है ना, बहुत धूमधाम से, वो एक अलग श्रद्धा होती है। जो यहाँ पर दुर्गा पूजा जो पूजा होती है वो बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। हर जगह छोटे छोटे जगहों पर आपको, हर मतलब आपको इवन गलियों में भी मूर्तियां लगी हुई मिलेगी, वहां एक अलग ही सजावट सी बनी रहेगी, वो चीज है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मनाया नहीं जाता, पर एज कंपेयर टू थोड़ा सा कई जगहों पर कम मनाया जाता है, कई जगहों पर और ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है त्योहार, ठीक है। चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। हाँ, जब मैं अपने घर आजमगढ़ हुआ करता था उस समय मैं भी दशहरे के दिन अपने गांव में मेला लगता था। छोटे पर, बड़े होने पर तो मुझे नहीं गया ज्यादा, लेकिन जब मैं रहा हूँगा कितने साल का, 12-14 साल तक, तो काफी धूमधाम से दशहरे के दिन मेला लगता था, वहां जाते थे, ठीक है। अब तो जाने का कभी ऐसा मौका नहीं मिलता बहुत ज्यादा। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। एन फैक्टोरियल का मतलब हो गया 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये दोनों वैल्यू 1 होती हैं, आपको याद रखना है। बाकी यदि मैं 2 फैक्टोरियल बोलूं तो 1 इंटू 2 मतलब 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल बोलूं, ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल बोलूं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर, 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 3 मतलब 6 के बराबर। ये वैल्यू भी याद रहेगी तो आपके लिए अच्छी बात है कि 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होगा, ठीक है। 2 फैक्टोरियल, देखो टेलीग्राम लिंक बेटा उपलब्ध है, यही ऐप में ही दिया गया है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 6 के बराबर होगा, और 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मतलब 24 के बराबर, 24 के बराबर, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ध्यान से देखिए, 5 फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप कहोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 120 हो गया। 6 फैक्टोरियल कितना होगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये हो जाएगा 720। यहां तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगी। 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720। ये तो वैल्यू आपका बार बार इस्तेमाल होगी, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और कुछ कुछ चीजें ऐसी भी इस्तेमाल होगी, जैसे मान लो यहां पर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, चलो अगले पेज में बताता हूं मैं, ठीक है। n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 n-1 इंटू n, यही लिख देंगे हम इसे। तो इसको हम और क्या कर सकते हैं बेटा, डीपीपी के आंसर मौजूद है, केवल
दूसरी डीपीपी के आंसर नहीं है ना, ठीक है। वो मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, क्योंकि इस बीच ऐप में नहीं डल पाएगी वो वीडियो, मतलब वो आंसर की, क्योंकि कोई अवेलेबल नहीं रहेगा तो फिर ऐप में नहीं मिल पाएगी। हाँ, टेलीग्राम में जो नया डिस्कशन वाला टेलीग्राम है उसके अंदर मिल जाएगा, डिस्कशन वाला टेलीग्राम, ठीक है, क्योंकि वो उस पर मैं भी डाल सकता हूं। तो देखिए 1 × 2 × 3 × 4 ... अब देखिए आप चाहो तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटा, जो n-1 × n है उसे मैंने क्या लिख दिया, n-1 और n-2, मतलब उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं, ना। जैसे भाई 1 × 2 × 3 × 4 को 4 × 3 × 2 × 1 भी तो लिख सकते हैं बेटा। 1 × 2 × 3 × 4 को 4 × 3 × 2 × 1 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा कहने का यह मतलब है कि मैं चाहूं तो इस n-1 फैक्टोरियल को मैं n को n ही रहने दूं, मैं इतने को मैं क्या लिख सकता हूं, n-1 का फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूं कि नहीं। तो n फैक्टोरियल को आप n इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। आप चाहते तो इस n फैक्टोरियल को, इस n को ऐसे रहने देते, n-1 को भी ऐसे ही रहने देते, और इन n-2 से जो आगे लिखी हुई चीजें हैं उसे फैक्टोरियल लगा के आप लिख लेते। तो फैक्टोरियल का ये भी सिंबल होता है, जैसे n फैक्टोरियल आप ऐसे भी लिख सकते हो और n फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों आपका सिंबल है, ठीक है। टेलीग्राम अनाउंसमेंट सेक्शन में मिलेगा बेटा, अनाउंसमेंट में टेलीग्राम मिलेगा, अनाउंसमेंट सेक्शन में जाइएगा, कहीं पर आपको दिखेगा टेलीग्राम का लिंक। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि कल को मुझे यदि 6 फैक्टोरियल लिखना है तो मैं चाहूं तो 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, ये सब क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, ठीक है। मैं चाहूं तो 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं। 7 फैक्टोरियल को मैं चाहूं तो 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं। आई होप ये सब आप समझ गए होंगे। नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, यदि आपने ये समझ लिया है तो ये भी समझने का प्रयास कर लेते हैं हम कि एनसीआर का क्या मतलब है। एनसीआर का क्या मतलब होता है, वैसे तो ये परमुटेशन चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एनसीआर का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। सलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स ठीक है, आउट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स। देखिए, एक प्रैक्टिस सेशन आपका मैं लूंगा, एक तो देखो YouTube पर चल रहा होगा, वो आप देख रहे होगे, अलग से भी प्रैक्टिस क्लास होगी आपकी, YouTube वाली वो YouTube पर देख लेना आप, ठीक है। एक अलग से प्रैक्टिस क्लास 26 के बाद, मैं कोई जरूरी नहीं है कि मैं रोज लूंगा, पर अलग से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। इस टाइम जो 12 से आपकी 2 क्लास होगी, उसके अलावा मैं आपको बीच बीच में मैराथन क्लासेस या इस तरह के माध्यम से प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो ये टेंशन मत लीजिएगा कि मैं यूट्यूब पर करा रहा हूं तो फिर मैं आपके लिए नहीं कराऊंगा। एक तो बात है कि यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो, मैं ही पढ़ा रहा हूं। और ये मत सोचिएगा कि सर सारा यूट्यूब पर पढ़ा दे रहे, सबके लिए पढ़ा दे रहे, हमारे मैं प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। यार आपको भी कराऊंगा प्रैक्टिस, वो भी आप करोगे, ठीक है, और यहां पर भी मैं कराऊंगा आपको। तो ये मत सोचना कि तुम सोचोगे तुम्हारा, कई बार सोचते बच्चा कि यार सर मेरा तो फायदा क्या लेना है कोर्स लेने का, कि ऐसा मत सोचा करो यार, ये सब गंदी चीजें होती हैं, ये सब चीजें कौन सोचता है। कई मतलब एक आध दो बच्चे ना ऐसा सोचते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि मत सोचा करो ऐसा, ठीक है। चलिए, ये सब नहीं सोचते यार, ये बेकार चीजें होती हैं। कलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं चुनने का तरीका।
चुनने का तरीका। ठीक है, चुनने का तरीका। सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। वाईटी का पीडीएफ आपको मैं डाल दे रहा हूं यार। वाईटी का पीडीएफ आप टेलीग्राम में मिल रहा है आपको अलग से। मैं उसके बाद क्या नाम है, अभी तो नहीं, छुट्टी के बाद मैं आपको एक अलग से आपके यहाँ सेक्शन बना दूंगा जिसमें यूट्यूब की वीडियो सब उपलब्ध करा दूंगा मैं आपके लिए। उसी में पीडीएफ भी रहेगी, फिलहाल तो टेलीग्राम में पीडीएफ डल रही है। ठीक है। एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं चुनने का तरीका। एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं, ठीक है, चुनने का तरीका। तो जैसे मैं कहूं कि 2C0 या फिर 2C1, इसका मतलब हो गया सिलेक्शन ऑफ वन थिंग्स आउट ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। पर ये सब हम बाद में करेंगे, अभी हम इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बस हमें अभी ये जानना है कि एनसीआर को लिखते कैसे हैं। तो एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। ये याद रखिएगा, एनसीआर का फॉर्मूला है। तो एनसीआर को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, कभी कभी आप ऐसे भी लिख देते हैं, कई बार ऐसे भी लिखा गया है। ठीक है, तो ये सब एनसीआर का ही नोटेशन है। तो एनसीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए, तो अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यहां पर वैल्यू पूछा जाता है NC0 क्या होगा। तो NC0 होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, फॉर्मूले के अनुसार। ठीक है, फॉर्मूले के अनुसार NC0 कितना होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। तो देखो n फैक्टोरियल ऊपर भी आ गया, नीचे भी n फैक्टोरियल आ गया, 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर 1 आ गया। मतलब NC0 हमेशा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि मैं यदि 2C0 बोलूं, 3C0 बोलूं, 5C0 बोलूं, 4C0 बोलूं, तो ये सब वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, अब एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एनसीआर डिफाइन कब होता है, एनसीआर कब डिफाइंड होगा। क्या एनसीआर सब केस में डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके पहले एक चीज जाननी पड़ेगी आपको कि फैक्टोरियल किसका डिफाइन नहीं होता है। तो फैक्टोरियल एक तो नेगेटिव संख्या का नॉट डिफाइन होगा, नेगेटिव का नॉट डिफाइन होता, मतलब किसी ऋणात्मक संख्या का आप नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, नेगेटिव संख्या का आप फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। और उसके बाद आप फ्रैक्शन क्वांटिटी का आप फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, उस केस में भी आप फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। एक नेगेटिव संख्या का और एक फ्रैक्शन क्वांटिटी का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। अब यहां पर आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि एनसीआर एक्चुअली में कब डिफाइन होगा। तो देखिए, पहले आप ना इस डिफिनीशन को पकड़िए। डिफिनीशन क्या कहती है, एनसीआर का क्या मतलब होता है। ठीक है, पास्कल ट्राइंगल को छोड़ो यार, यहीं पर काम करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन, अब देखो एनसीआर का क्या मतलब है, सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, मतलब समझे आप, आर थिंग्स का सिलेक्शन एन डिफरेंट थिंग्स है, एन विभिन्न वस्तुओं में से आर को चुनने का तरीका। अब आप सोचिए कि एनसीआर कब डिफाइन होगा बेटा। तो एक बात तो तय है कि जो एन होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए। भाई एक बात बताओ, आप यदि नीचे वाली संख्या ज्यादा हो गई तो गड़बड़ नहीं है। 2C3, ये अजीब नहीं लग रहा। एक बात बताओ, दो चीजों में से तीन चीजें कैसे सेलेक्ट करोगे।
एनसीआर का मतलब हो गया कि एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने का तरीका। तो 2C3 तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि दो में से तीन चीजें तो नहीं सेलेक्ट कर सकते आप, 2C3 तो नहीं कर सकते ना, गड़बड़ है ये। ओके, अच्छा तो इसीलिए क्या है, अच्छा 2C2 कर सकते हो, दो में से दो चीजें सेलेक्ट कर सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2C2 चलेगा, दो में से दो चीजें सेलेक्ट कर सकते हो आप, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए ये बात समझ में आ गई, 2C2 संभव है। दूसरी बात, यार n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी तो होना चाहिए बेटा, मतलब n निगेटिव तो नहीं हो सकता। अब निगेटिव में से क्या चूज करोगे, और जीरो में से भी क्या चूज करोगे आप, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, n आप नेचुरल लोगे। और तीसरी चीज, r बिलोंग्स टू w, मतलब r आप जीरो ले सकते हो, 1 2 3 ऐसे, r क्या ले सकते हो, w ले सकते हो, r क्या ले सकते हो, w ले सकते हो। हाँ बेसिक चलिए तो आप छोड़ सकते हो, हाँ लेकिन प्रैक्टिस सेशन आप बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं आपको DPP2 के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो चाहे आपको लगता है समय बचाना, तो आप इस क्वेश्चन को रिकॉर्डेड देख लीजिए, जिसको बेसिक आता है वो रिकॉर्डेड देख सकता है, तो उसका काम 1.5 2 घंटे में काम उसका 45 मिनट में हो जाएगा, समय बच जाएगा। ऐसा कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, और r क्या है, 0 1 2 3 है, क्योंकि ये तो बताऊंगा ही ना, तभी तो मैं आगे बताऊंगा बेटा, ये बिना बताए थोड़ा ना डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा कराने लगूंगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और r क्या है, 0 1 2 3 लोगे आप, ठीक है, और n को नेचुरल नंबर लेना, n को जीरो नहीं लेना है, ठीक है, समझ में आ गया ये बात। तो इसीलिए आपको NC0 क्या हो गया, 1 के बराबर होगा, ये याद रखिएगा, क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। और याद करिए, NC1 हमेशा n के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। NC0 हमेशा 1 के बराबर होता है, ये याद रखिएगा, NC1 हमेशा n के बराबर होता है, याद रखिएगा। 5C1 5 के बराबर होगा, 4C1 4 के बराबर होगा, 3C1 3 के बराबर होगा, 6C1 6 के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। 6C1 क्या होगा, 6 के बराबर होगा, 3C1 3 के बराबर होगा, 5C1 क्या होगा, 5 के बराबर होगा, 4C1 4 के बराबर होगा, मतलब NC1 n के बराबर होता है, NC0 1 के बराबर। ये याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होगा ना, मैं क्वेश्चन में ना ये चीजें इस्तेमाल करूंगा, मैं डायरेक्ट इसको 1 लिख दूंगा, बच्चा फिर समझता है कि सर ये कैसे आ गया, तो वो क्योंकि ये लेक्चर नहीं पढ़ा रहता है तो उसके साथ दिक्कत होती है। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। NC2 ये भी बार बार इस्तेमाल होगा, और ये भी इस्तेमाल होता है, और यहां पर भी वो समझ नहीं पाता कि मैं कैसे लिख रहा हूं, तो याद रखिएगा इस लेक्चर को। NC2 क्या है, NC2 को हमेशा N(n-1/2) लिखेंगे हम, NC2 को, मतलब जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो उससे कम बाई 2। ओके, NC2 क्या होगा, n उससे कम बाई 2, तो 5C2 बताइए, 6C2 बताइए, 7C2 बताइए, 8C2 बताइए। तो आप क्या कहोगे, 5C2 5 उससे कम बाई 2, 6 उससे कम बाई 2, 7 उससे कम बाई 2, 8 उससे कम बाई 2, 10 15 21 28, ये याद रखिएगा। W मतलब होल नंबर बेटा, 1 0 जिसमें होता है, पूर्ण संख्या जिसे बोलते हैं। चलिए एक बार अब NC3 देख लीजिए, तो NC3 होता है n उससे कम डिवाइडेड बाई 6, n उससे कम डिवाइडेड बाई 6।
तो जैसे 5C3 मैं पूछूं तो आप क्या कहोगे? 5 उससे कम, उससे कम डिवाइडेड बाई 6, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 6C3 पूछा मैंने तो 6 उससे कम, उससे कम और डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा? 20 के बराबर। 7C3 पूछा तो 7 उससे कम, उससे कम डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया? 35। तो ये चीज तो याद रखिएगा, ये बेसिक चीजें हैं। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। एक फॉर्मूला होता है एनसीआर, जो होता है वो एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। एनसीआर जो होगा वो एनसी एन माइनस आर के बार होगा। ये भी बार बार इस्तेमाल होगा, ठीक है, ये भी बार बार इस्तेमाल होगा फॉर्मूला कि जो एनसीआर होगा वो एनसी एन माइनस आर के बराबर होगा। ठीक, तो जैसे मैं बोलूं कि NC1 या NC0 किसके बराबर होगा? तो NCN-0 के बराबर होगा। NCN-0 के बराबर, NCN-0 के बराबर। तो फिर NC0 कितना हो गया? NCN के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5C0 बोलो चाहे 5C5 बोलो, दोनों में कोई अंतर नहीं है और ये वैल्यू 1 के ही बराबर आएगी। 5C1 बोलो चाहे 5C5 माइनस 1, मतलब 5C4 बोलो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो दोनों 5 के ही बराबर आएंगे। 5C2 बोलो चाहे 5C5 माइनस 2, मतलब 5C3 बोलो, दोनों में कोई अंतर नहीं है और ये आ जाएगा 10 के बराबर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि एनसीआर और एनसीएन माइनस आर ये आपस में क्या होंगे? बराबर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए और फॉर्मूले देखते हैं। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 ये होता है N+1 CR के बराबर, ठीक है। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? N+1 CR के बराबर। इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा यहां पर N सेम है और नीचे क्या है? 1 का डिफरेंस है। नीचे क्या है बेटा? 1 का डिफरेंस है एनसीआर एनसीआर माइनस 1 में। ये दोनों सेम है और नीचे क्या है? 1 का डिफरेंस है। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ऊपर में एक ज्यादा और नीचे में बड़ा जो था। बड़ा कौन था? आर की R-1, तो आर बड़ा था तो इसीलिए आर आएगा। वैसे ही मैं आपको यहां पर यदि बोलूं कि मुझे 5C0 और 5C1 ऐड करके बताना है कि ये कितना होगा, कौन बताएगा? 5C2 और 5C3 ऐड करके बताना है, कितना होगा? जल्दी बताइए। 5C0 और 5C1 देखिए ऊपर सेम है, 5 5 सेम है और नीचे क्या है? 1 का डिफरेंस है। तो ऊपर में एक ज्यादा और नीचे क्या लिखा जाएगा? जो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन है इसमें? 1 है। तो 6C1 आ गया। 6C1 क्या हो जाएगा? 6 के बराबर। 5C2 5C3 कितना आएगा? देखिए 5 5 सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है, ऊपर में एक ज्यादा और नीचे बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन है? 3। तो ये आ जाएगा 6C3। तो ये आप कम से कम ये चीज समझ गए होंगे कि आखिरकार एक्चुअली में ये क्या है। ओके, अब देखिए आगे। एनसीआर अपॉन
एन सी आर माइनस वन, ये भी एक फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू क्या होती है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ये भी याद रखिएगा फॉर्मूला। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। अब क्या डिफिनीशन है, एनसीआर अपॉन एनसीआर मान, देखो ये सेम है, ठीक है, ये आर है और ये क्या बेटा आर माइनस वन है। तो देखिए एक चीज समझ में आती है यहां पर कि इनके बीच में देखिए ऊपर एन और नीचे एन क्या है, सेम है बेटा, और यहां पर आर है और यहां पर क्या है आर माइनस वन है, मतलब एक कम है ना, क्या है एक कम है। देखिए ऊपर से एक कम है और ऊपर वाले को ही आर माना गया है, तो देखिए एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर होगा। मैं एग्जाम्पल से आपको कराता हूं, समझ में आएगा आपको क्या कहना चाहता हूं। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि 5c1 अपॉन 5c0, ये आपको सॉल्व करना है, या फिर 6c1 अपॉन 6c0। तो क्या हो रहा है देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या था, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ये होगा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ये दोनों एन सेम है और नीचे क्या है, एक का डिफरेंस है, एक का अंतर है। 5 5 सेम है, नीचे एक का अंतर है, ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो बड़ा वाला ही आर होगा। तो फॉर्मूले के अनुसार 5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन आर। देखो आर क्या है यहां पर, ये आपका आर है और ये क्या है आपका एन है, फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, जो कि आप जानते हो, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, n की जगह क्या हो जाएगा, यहां पर यदि आप n की बात करो तो 6 है, ठीक है, और यदि r की बात करो तो r कितना हो जाएगा, यहां पर 1 के बराबर हो जाएगा। तो 6 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 6 के बराबर। तो मतलब इस तरह से आप कर सकते हो। वैसे तो ये बहुत आसान एग्जाम्पल है, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कोई बड़े एग्जाम्पल्स आएंगे वहां तो काम आएंगे ना आपको, ठीक है। जैसे बड़े बड़े कोई एग्जाम्पल्स आएंगे वहां पर आपको इस्तेमाल होगा। जैसे मैं कहूं कि मुझे NC5 अपॉन NC4 निकालना है, तो अब तो इस फॉर्मूले का मदद आपको ज्यादा मदद करेगी। तो NC5 अपॉन NC4 कितना होगा, जल्दी बताइए, इसी फॉर्मूले के अनुसार, क्योंकि ऐसे स्टेप आपको बार बार देखने को मिलेंगे, ऐसे स्टेप बार बार देखने को मिलेंगे कि कोई बाइनोमियल को, अच्छा इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ये जो एनसीआर होता है इसे बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, द्विपद गुणांक। क्यों बोलते हैं ये बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप अभी के लिए फिलहाल ये समझ लीजिए। तो ये कितना आएगा बताइए, साफ साफ दिख रहा है कि आर की जगह आपका 5 है। फॉर्मूले में यही आर होता है, ऊपर से नीचे वाला एक कम होना चाहिए और यही आर होता है। तो n माइनस 5 प्लस 1 मतलब n माइनस 4 अपॉन 5। तो ये बार बार इस्तेमाल होगा फॉर्मूला, ये बार बार फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा। चलिए और देख लेते हैं चीज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद ही रखना है, मतलब वो तो पीछे भी था। NCX बराबर NCY है। यदि दो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में बराबर हैं तो ये तभी संभव होगा जब x y के बराबर होगा या फिर x प्लस वाई क्या होगा, n के बराबर। ये चीज भी आपको याद रखनी है। यदि दो बाइनोमियल कोफिशिएंट बराबर है, NCX NCY के बराबर है, तो x y के बराबर होगा या फिर x प्लस वाई n के बराबर होगा। तो जैसे मैं कहूं कि 45CR यदि 45CR माइनस 1 के बराबर है तो फाइंड R।
आर बताइए आप, तो आप क्या करोगे, जल्दी बताओ आर। 45 CR बराबर 45 CR-1, तो आर की वैल्यू जल्दी बताइए। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यदि क्वेश्चन नहीं भी आता है तो क्वेश्चन सॉल्विंग में इस्तेमाल हो जाते हैं ये चीजें। कितना आएगी आर की वैल्यू? फटाफट बताइए। हाँ, तो यहां से ये समझ में आएगा कि आर और R-1 का जब सम होगा वो 45 के बराबर होगा। 2R बराबर 46, आर बराबर 23 हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ओके, तो इसमें बस आज ही इतना ही बाइनोमियल में। अभी तो बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल हुआ नहीं, पर बेसिक चीजें हो गई हैं जो फैक्टोरियल्स, इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते हैं, और फिर 26 तारीख से हम अपना चैप्टर ये कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं एक्सपेंशन से शुरू करूंगा। तो ये बेसिक चीजें आपको देखो आनी चाहिए, इन पर क्वेश्चन छोटे छोटे बनते भी हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पर? अपने क्वेश्चंस पर, जो हम प्रैक्टिस के तौर पर आज करेंगे। यदि आपने डीपीपी देखी हो तो आपको पहला क्वेश्चन, आपको डीपीपी 2 देखी हो तो आपको पहला क्वेश्चन ये नजर आया होगा। इसे 5 बीटा भी समझिए, B5 मतलब 5 बीटा है, कहने का मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्या है ये क्वाड्रेटिक का। अल्फा जो है वो बीटा के बराबर नहीं है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और ये दिया गया है आपको इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि अल्फा स्क्वायर जो है वो 5 अल्फा -3 के बराबर है, और बीटा स्क्वायर जो है वो 5 बीटा -3 के बराबर है। ठीक है, तो आपको वो क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है। इन सब पर हमने आसान क्वेश्चंस कर लिए। मैंने आपको कहा था कि वो आसान क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट को डेप्थ आप समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को, और बड़े क्वेश्चंस में उसको अप्लाई करेंगे। हमें क्या चाहिए, पहले हमें यह समझना है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? हमसे यह पूछा है कि अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा यदि ये रूट्स हैं, यदि रूट्स हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ मुझे। क्या बताना है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। हमें पता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा एक्स प्लस अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा बराबर 0। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे मिलेगी मेरी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो पता चलेगा कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक मिनट बेटा, ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए, मैंने आपको याद हो, मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए थे जहां पर मैंने एक क्वाड्रेटिक दिया हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपसे निकलवाया था, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। वो इसलिए निकलवाया था क्योंकि बड़े क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा इसका। ठीक है, लेकिन एक अभी भी डाउट खड़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं हमारे पास। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखें इसको, तो ये कुछ ऐसा दिखा, यहां भी थोड़ा ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा दिखा। तो इन दोनों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के। क्या समझ में आया कि ये जो अल्फा बीटा है वो एक्चुअली में किसके रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के। तभी तो अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को। देखो, दोनों इक्वेशन एक जैसी नजर आ रही हैं, बस अल्फा की जगह बीटा रखा गया है। इसका मतलब है कि अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को। इसका मतलब अल्फा क्या है, इसका एक रूट है बेटा। ठीक है,
क्या है, इसका एक रूट है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है, बस अब आप निकाल लीजिए एक बार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए अलग से। यहां पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये मैंने आपको निकलवाया है छोटे छोटे क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा? 5 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना आएगा? 3। तो 25 माइनस 6 बराबर 19। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया 19, तो माइनस का 19x, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? c अपॉन ए मतलब 3 प्लस 1 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 1 बराबर 0। सॉरी प्लस 3 होगा यहां पर, क्योंकि ये 3 यहां पर भी तो जाएगा। पहला वाला आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें? डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स आर सेम, मतलब मूलों का अंतर क्या है? बराबर है। आपके पास क्वाड्रेटिक क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, और दूसरा अच्छा एक आपको मैं कोशिश करूंगा कि वो डीपीपी डलवा दूं, पर टेलीग्राम में डल गई है, ऐप में मैं अभी डलवा दूंगा। डीपीपी 4 भी अपलोड कर दी है मैंने, टेलीग्राम में तो कर दी है, ऐप में भी मैं अभी डलवा दूंगा। तो डीपीपी 4 में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लगाइएगा, 70-80 के आसपास होंगे क्वेश्चंस। बोल रहा है कि इसमें जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है और इसका जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है वो क्या है? सेम है। तो इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स रूट डी बाई मॉड ए, रूट डी कितना आएगा? और ए तो 1 है, और इसका भी रूट डी बाई मॉड है, बी स्क्वायर माइनस 4 है। ए कितना है? इसका भी 1 है। दोनों का जो मूलों का अंतर है वो सेम है बेटा। कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4b बराबर 0। तो ए प्लस बी हो गया, यहां ए माइनस बी हो गया, यहां 4 कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी बराबर 0। ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है बेटा? कि ए बी के बराबर नहीं है। क्योंकि गिवन है कि ए बी के बराबर नहीं है, तो फिर ये तो 0 होगा नहीं, फिर यही 0 होगा, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा? प्लस 4 क्या आ जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस 4 क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। यहां पर देखिए, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, ये भी तो छोटा ही है वैसे। इफ P एंड Q आर द रूट्स ऑफ दिस, P और Q क्या है बेटा? रूट्स हैं। किसके रूट्स हैं? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के। पी क्यू क्या है? इसके रूट्स हैं, इसके मूल हैं। आपको क्या बताना है? P और Q की वैल्यू बतानी है। कोई बात नहीं, यदि पी क्यू रूट्स हैं इसके, तो P प्लस क्यू क्या आ जाएगा? माइनस पी के बराबर, और पी क्यू क्या आ जाएगा? क्यू के बराबर। ये मैंने लगाया है सम ऑफ रूट्स, ये लगाया मैंने मूलों का योग, और यहां पर लगाया मैंने मूलों का गुणनफल। समझ गए होगे? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन्हीं का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो क्या करते हैं यहां पर? ध्यान से देखिए। अब ये पी क्यू जो है वो क्यू के बराबर है। ठीक है, तो यहां से क्यू को काटना मत, क्योंकि आपको ये बोला ही नहीं गया है। यदि ये क्वेश्चन में बोल देता कि क्यू 0 नहीं है, तब तो काट देते आप, ऐसे नहीं काट सकते आप। तो पी क्यू माइनस क्यू बराबर 0, क्यू कॉमन लेंगे तो पी माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से क्यू बराबर 0 आ जाएगा और p बराबर 1 आएगा। दो चीजें आएंगी, Q0 P1। अब इफ Q0 होता है, मान लीजिए Q0 है, तो ये कितना आ जाएगा?
तो यहां से तो P भी 0 मिलेगा। यदि Q 0 है तो P भी 0 मिलेगा। और यदि P 1 है, जो यहां से मिला, यदि P 1 है, क्योंकि दोनों में से जरूरी नहीं कि दोनों होंगे भाई, Q 0 होगा तब भी ये 0 आ जाएगा और P 1 होगा तब भी 0 हो जाएगा। तो P बराबर यदि 1 होगा तो देखिएगा Q की वैल्यू आ जाएगी -2। तो P1 पर जो Q आएगा वो -2 आएगा। ये भी पहला ही आंसर आएगा। ये क्या कर रहे हो? Q बराबर 0 पर तो P 0 होगा ना बेटा, और P बराबर 1 पर Q -2 होगा। कौन बता रहा था P बराबर 0 पर Q बराबर 1? कहां है? P 0 Q 0 दोनों होगा। बोलो, कोई दिक्कत? बोलिए फटाफट। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या दिया गया है। लेट टू नंबर्स हैव अर्थमेटिक मीन 9 एंड ज्योमेट्रिक मीन 4। दो नंबर मैंने मान लिए अल्फा और बीटा है। लेट लेट कर लिए कि दो नंबर क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य कितना दिया गया है, 9 के बराबर, और उनका गुणोत्तर माध्य मतलब अंडर अल्फा दिया गया है 4 के बराबर। ठीक है, ये बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, यहां से 18 के बराबर, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, 16 के बराबर। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है देन दीज नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो नंबर्स हैं वो रूट्स हैं किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यही पूछ रहा है। जिन दो संख्याओं जो हमने माने हैं उनका समांतर माध्य, उनका अर्थमेटिक मीन 9 दिया था, ज्योमेट्रिक मीन 4 दिया था, तो वहां से हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकाले। अब यही पूछ रहा है कि अल्फा बीटा जिस समीकरण के रूट्स हैं वो समीकरण बताइए। तो मतलब अल्फा बीटा जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वही बताने हैं। तो हमें पता है कि अल्फा बीटा यदि रूट्स हैं तो वो इक्वेशन कैसे मिलेगी, वो इस फॉर्मूले से मिलेगी। वो इक्वेशन कैसे मिलेगी, इस फॉर्मूले से आपको मिलेगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 18x प्लस 16 बराबर 0। बी इज द करेक्ट आंसर। यहां देखिए क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज एज्यूम द लीस्ट वैल्यू। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आपने पढ़ा था, लेकिन वहां पर जो क्वाड्रेटिक था बहुत सिंपल थे, अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक लंबा जा रहा है हल्का सा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो ये समझ में आता है, द वैल्यू ऑफ ए, आपको ए का मान बताना है, फॉर विच जिसके लिए द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स एज्यूम द लीस्ट वैल्यू, मतलब ए का मान बताना है यदि हम अल्फा बीटा रूट्स मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक के, ये जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है a-2x माइनस a माइनस 1 बराबर 0, इसके रूट्स यदि हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा है, तो यही बताना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम होने के लिए ए क्या होगा। यही आपसे, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? यही करना है कि अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर, देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स का क्या मतलब हो गया, मूलों के वर्गों का योग, वो मिनिमम होने के लिए ए को क्या लेना है। तो पहले आपको ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा,
तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा के बराबर। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए मतलब ए माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी आपका माइनस के साथ है तो प्लस का ए प्लस 1 हो जाएगा। जो सी है आपका वो माइनस ऑफ ए और माइनस ऑफ 1 है, पहले से ही माइनस था तो प्लस हो गया वो। ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस 5। बताइए, अब ये बताइए कि ये मिनिमम किसके लिए आएगा। मैंने क्या किया, ये जो आया अल्फा स्क्वायर प्लस 4, देखो ये माइनस 2a बन गया, 4 और 2 6 बन गया ना, 6 को तोड़ दिया 1 और 5 में, तो ये बन गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5। अब ये बताइए मिनिमम कितना आएगा, ये मिनिमम 5 आएगी वैल्यू। कब आएगी, जब ये वैल्यू 0 होगी। ये 0 कब होगी, जब a बराबर 1 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि a बराबर 1 रखने पर सबसे कम वैल्यू आ रही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा a बराबर 1। ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा देखने में खतरनाक है, शायद ये लंबा भी हो क्वेश्चन। इफ लेमडा बिलोंग्स टू आर सच दैट द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट्स इज मिनिमम, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिनिमम हो रहा है। ठीक है, लेमडा ऐसा लिया गया, देखो लेमडा बिलोंग्स टू आर, लेमडा ऐसा है कि जो ये वैल्यू है जो ना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, मतलब जो सम ऑफ क्यूब्स है वो क्या है, मिनिमम है, ऐसा आपको लेमडा लिया गया है। तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ रूट्स, मतलब आपको अल्फा माइनस बीटा का मॉड बताना है। लेकिन अल्फा माइनस बीटा का मॉड निकालने के लिए आपको पहले लेमडा चाहिए। क्यों चाहिए लेमडा, क्योंकि भाई हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक है वो क्वाड्रेटिक मिलेगा तभी तो मैं अल्फा माइनस बीटा का मॉड निकालूंगा, रूट डी बाई मॉड है। तो हमारे क्वाड्रेटिक में तो लेमडा नजर आ रहा है। अब वो लेमडा निकलवाने के लिए क्वेश्चन पता क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये लेमडा इस प्रकार लिया गया है कि जिसके लिए ये जो वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस लेमडा एक्स प्लस 10 माइनस लेमडा, ये मिनिमम आ रही है। ये मिनिमम नहीं आ रही है, मतलब सम ऑफ क्यूब्स, इस क्वाड्रेटिक का जो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ रूट्स है वो मिनिमम आ रहा है। मतलब हमें ये पता करना है कि ये वैल्यू मिनिमम किस लेमडा के लिए हो रही है। यही मुझे पता करना है किस लेमडा के लिए मिनिमम हो रही है। जिस लेमडा के लिए मिनिमम होगा वही हमारा लेमडा आंसर, मतलब लेमडा मिल जाएगा, और लेमडा को आप इस क्वाड्रेटिक में रख दोगे, आपको क्वाड्रेटिक नॉर्मल नजर आएगा और रूट डी बाई मॉड लगा लेंगे। तो मेन आपका पर्पस क्या है, लेमडा निकालना। अब वो कैसे मिलेगा, आपको इसको मिनिमाइज करना है। चलिए करते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यही आएगा। याद है आपको, इसीलिए मैंने आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी निकलवाया था एक छोटे से क्वेश्चन में। वहां तो आसान लग रहा था, मतलब क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होगा मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको एक छोटे छोटे क्वेश्चन में ये सब निकलवा चुका हूं। इस तरह की चीजें मैं आपसे पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर जो हुआ था उसमें अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी कितना आएगा 2 माइनस लेमडा, मतलब लेमडा माइनस 2 का होल क्यूब, ये आएगा माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का 3 अल्फा बीटा कितना आएगा 10 माइनस लेमडा, और अल्फा प्लस बीटा आएगा लेमडा माइनस 2, या फिर प्लस का 2 माइनस लेमडा बराबर 0, ऐसा कर लेते हैं।
जीरो नहीं, +2 माइनस लेमडा, माइनस बी अपॉन ए होगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। ठीक है, अब इसको ओपन करिए, लेमडा क्यूब -8 -6 लेमडा, लेमडा -2 +3, 20 -2 लेमडा -10 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, लेमडा क्यूब -8 -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 12 लेमडा प्लस 60 माइनस का 24 लेमडा प्लस 3 लेमडा स्क्वायर। छत्तीस, सॉरी 36 होगा, 36 लेमडा -12 लेमडा है ना, तो ये हो जाएगा लेमडा क्यूब माइनस का 3 लेमडा स्क्वायर माइनस का 24 लेमडा और प्लस 52, ये आ जाएगा। अब इसी के मिनिमाइज की बात कर रही है, तो ये मान लेते हैं एफ लेमडा का फंक्शन है, तो इसको मिनिमाइज कर लिए मैक्सिमा मिनिमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। आप एफ डैश लेमडा निकालिए, एफ डैश लेमडा आएगा 3 लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा -24, ये एफ डैश लेमडा आया। इसको जीरो करिए, यहां से लेमडा निकालिए, 3 लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -8 बराबर 0, लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा प्लस 2 लेमडा -8 बराबर 0, लेमडा बराबर 4 आ गया और लेमडा बराबर -2 आ गया। ठीक है, और एक बार आप क्या करिए, आपको डबल डेरिवेटिव चेक करना होगा कि किस पर, देखिए यहां पर थोड़ा मैक्सिमा मिनिमा का इस्तेमाल हो गया, तो मैं ऐसा करता हूं आपको आता होगा, नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में, मैक्सिमा मिनिमा का इस्तेमाल हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, एफ डबल डैश लेमडा कितना आ जाएगा, 6 लेमडा -6। अब देखिए किसके लिए पॉजिटिव है, जिसके लिए पॉजिटिव होगा उसके लिए क्या मिल रहा होगा, मिनिमा मिल रहा होगा। तो 4 पर पॉजिटिव है, देखो एफ डबल डैश 4 निकालेंगे तो 6 × 4 -6, ये आपका पॉजिटिव आएगा। तो जिस पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है उसके लिए क्या करते हैं, हम मिनिमा लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मिनिमा। तो इसका मतलब 4 के लिए ही, लेमडा बराबर 4 के लिए ये मिनिमा आ रहा है, तो रख दो लेमडा बराबर 4, लेमडा बराबर 4 रख देंगे, तो 2 - 4x प्लस लेमडा -4 बराबर 0 प्लस कितना 6 बराबर 0। अब आपको डिफरेंस ऑफ रूट चाहिए, तो रूट डी बाई मॉड है, रूट डी मतलब 4, पर यार इसका डी तो निगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, उसका मॉड लेना है ना मुझे, तो मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगा, वैसे ही इमेजनरी आएगा पर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम, क्योंकि तो इमेजनरी आएगी वैल्यू। तो देखिए जो डिफरेंस ऑफ रूट्स आएगा उसका हमें मैग्नीट्यूड लेना, देखो तो जो, क्योंकि ये इसका डी निगेटिव है बेटा, क्योंकि इसका जो डी आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, इसका जो डी आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग पेज में लिखना चाहूंगा, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक आई है वो क्या आई है, x² -2x + 6 बराबर 0। तो यहां से जब x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, या फिर आप अल्फा माइनस बीटा लगा दीजिए, कितना, √α + बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 4, 2 का स्क्वायर 4 -4 × 6, तो 4 - 24, तो √-20 अल्फा माइनस बीटा हो गया। ये कितना हो गया, 2√5 आयोटा, ये अल्फा माइनस बीटा हो गया। अब इसका मॉड निकालना है तो ये 2√5 ही आएगा। आपको पता है कि a + आयोटा b का यदि मॉड क्या होता है, √(a² + b²। जो डिफरेंस ऑफ रूट्स था उसका मैग्नीट्यूड निकालना था, ठीक है, पर जो डिफरेंस ऑफ रूट्स आया था वो आयोटा के टर्म्स में आया था, क्योंकि इसके इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, तो उसका मॉड निकालना था, तो मॉड निकाल लिया, 2√5 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए,
ये भी सेम उसी तरीके से है, इसको तो निकाल लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगा आपको। बताइए, द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, ये लिस्ट होगा तो आपको क्या बताना है, लेमडा का मान। ये लिस्ट किस लेमडा के लिए हो रहा है, तो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन, ये सेम उसी तरीके से है, ये लिस्ट लेमडा के किस वैल्यू के लिए होगा। सिंपल है यार, ये भी आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना। देखिए ध्यान से पहले क्वाड्रेटिक ढंग का बना लीजिए आप। क्वाड्रेटिक जो है वो 3 माइनस लेमडा एक्स प्लस 2 माइनस लेमडा बराबर 0। तो गलती से आप सी को 2 मत ले लेना, गलती से आप सी को आप 2 मत लेना, क्योंकि 2 माइनस लेमडा है, क्योंकि इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस लेमडा, तो 9 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस 4 प्लस 2 लेमडा, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 5, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 4 प्लस 1, तो लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये मिनिमम कितना होगा, जब लेमडा बराबर 2 ले लेंगे बेटा, क्योंकि सबसे कम ये वैल्यू 1 होगी कब, फॉर लेमडा बराबर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, मिनिमम आएगा। सेम प्रोसेस किया मैंने, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस 4 लेमडा, 9 माइनस 4 5 हो गया, 5 को मैंने 4 प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हो गई लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो रहने दें और क्या और बता दें, जल्दी बताओ, और आगे बता दें कि चाहते हो रहने दें, क्योंकि अब मुलाकात हमारी 26 को होगी, और यदि कोई पॉसिबिलिटी बनेगी तो मैं क्लास ले सकता हूं, लेकिन पॉसिबिलिटी फिलहाल अभी जो है वो 9 के बराबर है। चलिए चलिए फिर रहने देते हैं, आप करिएगा फिलहाल, इसके आंसर की मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, केजीएस परिवार की तरफ से आपको नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़िए, एंजॉय करिए दोनों साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज को क्या करिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई हो चाहे घूमना फिरना हो, हर चीज को नहीं एंजॉय। देखिए हर चीज का समय होता है, हर चीज का एक समय होता है बेटा। अभी वो समय नहीं है कि हम वैसी लाइफ जिए जैसा हम नौकरी पाकर जिएंगे। देखिए क्या होगा कि अभी मान लो आप नौकरी पा जाओगे, जब आप ड्यूटी पर रहोगे तो चलो उस समय तो आप ड्यूटी पर रहोगे, लेकिन जब घर पर आओगे तो आप फ्री रहोगे। जब छुट्टियों पर आओगे, आपको पता है ना, आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी काफी छुट्टियां मिलती हैं, बहुत 2-2 महीने की मिल जाती है, 1-1 महीने की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे आते हैं तो बताते रहते हैं। तब मैं देखता हूँ 2-2 महीने बाद जा रहे हैं वो। पहले तो लॉन्ग जल्दी मिलती नहीं है, जब मिलती है 1.5-2 महीने की छुट्टियां मिलती हैं, तो वहां पर आप इंजॉय कर सकते हो उन छुट्टियों में। या फिर जब आप नौकरी पाकर देश की सेवा में लग जाओगे तो उसके बाद जब छुट्टियों पर आओगे, वो समय अलग रहेगा आपके त्योहार का। यदि उस समय मान लो आप त्योहार पर घर आते हो, वो समय अलग रहेगा, वहां फुल एंजॉय कर सकते हो। लेकिन यहां पर इंजॉयमेंट के साथ जो जरूरी चीजें वो भी करनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि त्योहार बार बार और भविष्य में नहीं आएंगी, तो आपका जो समय है वो इस समय को यूटिलाइज पढ़ाई में ज्यादा करिए। जीवन में और भी मौके आएंगे, जहां पर नवरात्रि फिर से आएगी, दशहरा फिर से आएगा, दिवालियां फिर से मतलब सॉरी दिवाली फिर से आएगी, दिवालियां नहीं, दिवाली फिर से आएगी, तो उसको आप और अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप 5-5 दिन तक आप इंजॉयमेंट में लगा दीजिए, तो समय का यूटिलाइज करिए। ठीक है, मिलते हैं, यदि कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो
हमारी आपकी मुलाकात 26 तारीख को होगी। ऑल द बेस्ट। जितना पहले पढ़ा हुआ है रिवीजन करिए। मैं आपके साथ टेलीग्राम पर कनेक्टेड रहूंगा, पीडीएफ या जो भी चीज़ें रहेंगी उसके साथ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। शुभ रात्रि और त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मस्त रहिए परिवार के साथ, व्यस्त रहिए, घूमते रहिए, फिरते रहिए, एंजॉय करिए, मेला देख लीजिए। धन्यवाद।